ये ड्राइवर मुझे मुड़ मुड़ कर देख रहा है। कहीं ये मुझ पर फिदा तो नहीं है? यदि ऐसा हुआ तो मेरा काम और भी आसान हो सकता है। मैं इस बंधन से आज़ाद हो सकती हूँ, लेकिन मैं भागकर जाऊँगी कहाँ? मुझे कौन बचाना चाहेगा? मैं तो एक खूनी और बदनाम महिला हूँ। नहीं, मैंने तो समाज से गंदगी को हटाया है। ये कैसी दुनिया है? ये कैसा समाज है? गंदगी को हटाना भी यहाँ पाप है। मैं तो निर्दोष हूँ, और जब मैं निर्दोष हूँ तो मुझे अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं बुज़दिल कहलाऊँगी। पुलिस जीप तेज़ी से भागी जा रही थी और मैं भी उसी गति से सोचती जा रही थी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पुनः हटा लिया। मैं ज़रा सी भी नहीं चौंकी। मैंने कनखियों से देख लिया था। मेरे कंधे पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था। मैं थोड़ा मुस्कुराई, फिर अपने चिरपरिचित मुद्रा में होठ दांतों से दबाते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपको कातिल लगती हूँ? इंस्पेक्टर मुझे एकटक देखे जा रहा था, लेकिन जवाब में कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा, बात ऐसे नहीं बनने वाली। ये पुरुष लोभी होते हैं। ये इंस्पेक्टर भी तो एक पुरुष है। मुझे भोगना भी चाहता है और जेल की हवा भी खिलाना चाहता है। यही सोचते हुए मैंने अपनी टांगें फैला दी और उसके पैर को धीरे धीरे अपने पैर से सहलाने लगी। अब मेरे चेहरे पर खूनी कैदी होने का भय या भविष्य में घटने वाली घटनाओं की दहशत नहीं थी। फिर मैं अपनी शर्ट के ऊपरी 3 बटन खोलकर ऊँघने का नाटक करने लगी। उस जीप में कुल 3 सिपाही थे जो झपकी ले रहे थे। इंस्पेक्टर आंखें बंद कर मेरे स्पर्श का आनंद ले रहा था। तभी ड्राइवर ने मुझे चिकोटी काटी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी जीप को दोनों होठों के ऊपर गोल गोल घुमाया। ड्राइवर के मुंह में पानी आ गया। मुझे ये भली भांति मालूम हो गया था कि मुझ पर सबसे अधिक ड्राइवर ही फिदा है। अंधी अंधा प्यार, यानी जिस भी चाहत में अंधा शब्द गया वह उस व्यक्ति के लिए घातक जाता है। ड्राइवर मुझसे निश्चित रूप ही अंधा प्यार करने लगा था। मैंने किसी नटखट बच्चे की तरह जीप निकालकर उसे चढ़ाया तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और जवाब में उसने हाथ का इशारा किया कि यह इलाका काफ़ी निर्जन है, तुम कूद कर भाग सकती हो। मैं जीप की रफ्तार कम कर रहा हूँ। मैं उसके इशारे के भाव के समझते ही मुस्कुरा पड़ी और अगले ही पल जीप की रफ्तार काफ़ी कम होती चली गई। ड्राइवर ने हाथ का इशारा दिया, कूद जाओ। लेकिन मैं कूद कर जाऊंगी कहाँ? मेरा भी तो कोई नहीं है। तभी मुझे अनायास ही याद आया कि मैंने गृह मंत्री की हत्या की है। अदालत मुझे सज़ा देने में कंजूसी नहीं करेगी। उम्र कैद या फांसी तो निश्चित ही है। मैं निर्दोष होते हुए भी फांसी पर झूल जाऊंगी। क्या ये अच्छा होगा? मुझे चलती जीप से कूदना ही होगा। फिर मैं धीरे से कूदने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, इंस्पेक्टर की आंख खुल गई। वह कड़क कर बोला, कूदकर भागना चाहती थी? यह पिस्तौल देख रही है ना? खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं सीट पर पुनः बैठ गई। इंस्पेक्टर ड्राइवर को डांटने लगा, तुमने स्पीड क्यों कम कर रखी है? लगता है इसके तीखे नैनों ने तेरे ऊपर भी जादू कर दिया है। बेवकूफ़, तू नहीं जानता ये भाग गई तो हमारा क्या हाल होगा? इंस्पेक्टर साहब, यदि मैं भागना चाहूँगी तो आप मुझे रोक नहीं सकते। मेरे ये कहते ही इंस्पेक्टर मुझ पर भड़क उठा और पिस्तौल के पिछले हिस्से से मुझे पीटने लगा। हाथों में हथकड़ी थी। मैं गुस्से से फिफरती हुई बोली, हिम्मत है तो हथकड़ी खोलकर देख। तुमने क्या मुझे गृह मंत्री समझ रखा है? यह कहकर उसने मेरी हथकड़ी खोल दी। अब तो हथकड़ी खुल गई ना, ज़रा भागकर दिखा मुझे। मैंने अचानक ही उछलकर इंस्पेक्टर की नाक पर एक घूंसा मार दिया। उसके हाथ से पिस्तौल छीना और चलती जीप से एक चट्टान पर कूद गई। ड्राइवर ने जीप की रफ्तार और तेज़ कर दी।
ड्राइवर का मेरे प्रति ये सच्चा प्यार था कि इंस्पेक्टर के मना करने के बावजूद वह जीप बहुत दूर तक ले जाकर चला गया और फिर कहीं काफ़ी दूर जाकर रोका। मेरे भागने के लिए इतना समय काफ़ी था। मैं लगभग 1 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद एक खाई में जा छुपी। मात्र 3 पुलिस और एक इंस्पेक्टर मुझे भला कैसे ढूंढ पाते। मैं घंटों खाई में दुबकी बैठी रही। तभी मुझे अचानक जूते की आवाज़ सुनाई दे गई। मेरे पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी किसी के खंखारने की आवाज़ आई। वह खाई के किनारे पर ही खड़ा था। मैंने उसे देखने के लिए जैसे ही सिर ऊपर की ओर उठाया, उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। मैंने समझा कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। उसके सिर्फ जूते ही मुझे दिख रहे थे। इतने में ही एक हल्की सी बुदबुदाहट मुझे सुनाई दी। वह चकमा देकर कहाँ भाग गई। मैंने उसकी मदद ना की होती तो क्या वह भाग निकलती। अब मैं समझ गई, यह ड्राइवर की ही आवाज़ है। इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ इधर ही कहीं होगा। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैंने ये प्रार्थना सच्चे मन से की थी। आज मुझे महसूस हो रहा था कि जब व्यक्ति चारों तरफ से संकट से घिर जाता है तो वह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। जीवन में कभी भी मैंने ईश्वर को नहीं याद किया और ना कभी मंदिर ही गई हूँ, पर आज संकट की इस घड़ी में वह अनायास ही याद हो आया है। ऐसा मैं सोच ही रही थी कि इंस्पेक्टर मुझे गालियाँ देते हुए ज़ोर से चीखा। वह कमीनी हरामजादी आखिर भाग ही गई, लेकिन भाग कर आखिर जाएगी कहाँ? होगी तो इसी जंगल में ही। ये कहकर इंस्पेक्टर दूसरी तरफ बढ़ गया। मैंने एक लंबी सांस ली और छोड़ भी दी। चलो, इंस्पेक्टर का बच्चा तो गया, लेकिन मैं यहाँ से निकलूँगी कैसे? मुझे भूख प्यास दोनों ही लगी थी। तभी मुझे कुछ महिलाओं के चहकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं के साथ मैं जंगल से बाहर निकल जाऊं, लेकिन मेरा ये सोचना गलत था क्योंकि उनके और मेरे पहनावे में काफ़ी अंतर था। मैं दूर से ही पहचान में आ सकती थी। वह महिलाएं चली गई। जंगल के पास के ही गांव की रहने वाली थी शायद। मैंने थोड़ी हिम्मत की और झाड़ियों में छुपते छिपाते सामने वाली सड़क के किनारे जाकर बैठ गई। मेरी चुस्त पैंट नीचे से सिलाई छोड़ चुकी थी। शर्ट के बटन तो पहले से ही खुले थे। इसी बीच मुझे दूर से ही एक जिप्सी आती दिखाई दी। वह बड़ी तेज़ रफ्तार से चली आ रही थी। मैंने बैठे बैठे ही आगे की ओर झुककर हाथ हिलाना शुरू किया तो वह जिप्सी मुझसे तकरीबन 2 गज की दूरी पर आकर रुकी। मैं जानबूझकर लंगड़ाती हुई जिप्सी के पास पहुंची और अंदर बैठे व्यक्ति से बोली, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ मुझे आगे शहर तक छोड़ देंगे? वह आदमी शायद पहले से ही खींचा हुआ था। मुझ पर नज़र टिकाते हुए बोला, अरे बाबा, किस शहर तक? आखिर उस शहर का कोई नाम भी तो होगा। ये कहते कहते जब उसकी नज़र मेरे शर्ट में झांकते अति गोल स्तनों पर पड़ी तो वह अचानक ही मुस्कुरा पड़ा। अच्छा, ठीक है, तुम पीछे मेरे साथ वाली सीट पर आ जाओ। मैं फ़ौरन उसके बगल में जाकर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने पूछा, वैसे आप कहाँ तक जाएंगे? मैं तो जहन्नुम तक जाऊंगा। ये कहकर वह चुप हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, अजीब आदमी है, पूछने पर उल्टा ही जवाब देता है। खैर, कोई बात नहीं, ऐसे लोग ही मुझे सूट करते हैं। यही सब सोचते सोचते मैं उसको ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। वह यही कोई 50-55 वर्ष का एक स्वस्थ व्यक्ति था। रंग उसका काला था पर देखने में स्मार्ट था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन झलक रहा था। तभी मुझे मोबाइल की घंटी की आवाज़ सुनाई दे गई। वह बातें करने लगा। हाँ, मैं उस मनोचिकित्सक के पास से ही आ रहा हूँ। रीमा ने जब से मुझे तलाक दिया है तब से मैं और अधिक बीमार रहने लगा हूँ। मैं दवाइयाँ भी बराबर ले रहा हूँ, पर क्या करूँ, मन की बीमारी साथ ही नहीं छोड़ रही। ये कहकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया।
मेरा ये दोस्त भी कितना पागल है, हर 10 मिनट बाद फ़ोन करता रहता है। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, तुम कितनी खूबसूरत और स्मार्ट हो, लेकिन अपनी ये क्या हालत बना रखी है तुमने। हाँ, तुमने बताया नहीं तुम्हें कहाँ छोड़ना है। अब मैं उसकी गाड़ी से कहाँ उतरने वाली थी। मैंने उसकी आंखें गोल गोल नचाते हुए कहा, मैं भी जहन्नुम तक जाऊंगी। ये सुनते ही वह हंसने लगा। उसका साथ मैंने भी दिया। अब गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा छा गया और गाड़ी सड़क पर हवा की गति से तेज भाग रही थी। कोई 6 घंटों के लंबे सफ़र के बाद गाड़ी एक शानदार होटल के सामने आकर खड़ी हो गई। शाम का का पड़ता ही जा रहा था। उसने कहा, नीचे उतरो, आज रात यही गुजारनी होगी। मुझे गाड़ी से बाहर आने में काफ़ी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरे कपड़े एक 5 स्टार होटल में जाने लायक नहीं थे। शर्ट के बटन टूट गए थे, पैंट की सिलाई कमर के नीचे उधड़ गई थी। उन कपड़ों में चकाचौंध रोशनी के सामने जाना लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़ा कर सकता था। फिर भी मैं गाड़ी से बाहर आ गई। दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। गाड़ी से उतरे अभी 2 मिनट ही हुए थे कि 2 जवान लड़कियां उस आदमी के पास आकर खड़ी हो गई और दोनों उसके कंधे से झूलते हुए बोली, कैसे हो निर्मल। तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। मानसिक रोगी होने का ड्रामा करके तुमने रीमा से अपना पीछा छुड़वा ही लिया। उसका नाम निर्मल है। उन लड़कियों से ही मुझे मालूम हुआ। निर्मल खींखी की भद्दी हंसी हंसते हुए बोला, तुम दोनों के कहने पर ही तो मैंने रीमा को छोड़ने का मन बनाया। जब वह तलाक देने के लिए राज़ी नहीं हुई तो मुझे पागल होने का ड्रामा करना पड़ा। इस ड्रामे को हकीकत में ढालने के लिए मुझे लाखों रुपए के अपने सामान तोड़ने फोड़ने पड़े। निर्मल का व्यक्तित्व धीरे धीरे मेरे सामने खुलता जा रहा था। वह अव्वल दर्जे का याश मुझे लगा। उन दोनों लड़कियों के नाम कली और खिली थे और उनकी उम्र यही कोई 21-22 की थी। मैं सोचने लगी, स्त्री पुरुष के संबंधों की मुझे अच्छी पहचान है। अधिक उम्र के पुरुष कमसीन लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं और कम उम्र के पुरुष अधिक उम्र की औरतों को पसंद करते हैं। ये पसंद नापसंद का गणित भी बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही पेचीदा है। निर्मल इन कमसीन लड़कियों की खातिर पागल तक बन गया। अपने हज़ारों लाखों के सामान ये दिखाने के लिए तोड़ दिए कि वह सचमुच ही पागल हो गया है। और वह रीमा कितनी बेवकूफ़ औरत है जिसने अपने 20 वर्षीय वैवाहिक जीवन से किनारा कर लिया। इसलिए कर लिया क्योंकि उसका पति मानसिक रोगी है। फिर यह विवाह एक समझौता ही तो हुआ ना। प्यार में तो कोई समझौता होता ही नहीं है। कोई शर्त, कोई मांग, कोई बंधन ही नहीं होता। और विवाह में उपरोक्त सारी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ तो निर्मल को इन लड़कियों से कोई प्यार ही नहीं है और लड़कियाँ भी निर्मल से प्यार नहीं करती हैं। यहाँ भी एक समझौता है। ये लड़कियाँ अपनी कमसीन देर निर्मल को देंगी और निर्मल उन्हें धन देगा। फिर ये प्यार न होकर एक सौदा ही हुआ ना। प्यार और विवाह दोनों ही सौदेबाजी पर आकर टिक गए हैं। विवाह में भी वासना, ज़रूरतें, जीवन की सुरक्षा का महत्व है और प्रेम में भी इन बातों की प्रधानता है। विवाह भी बेमेल होने लगे हैं और प्रेम भी बेमेल होने लगे हैं। एक अमीर परिवार की लड़की की शादी गरीब परिवार में हो जाती है और एक गरीब परिवार के लड़के का प्यार भी एक अमीर लड़की से हो जाता है। फिर विवाह और प्रेम एक जैसे ही हुए ना। उफ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। विवाह और प्रेम को परखना, पहचानना और तोलना इतना आसान नहीं है। दोनों में ही तालमेल है। दोनों ही धन और देह पर टिके हुए हैं। मैं अभी ना जाने और क्या क्या सोचती, तभी निर्मल मेरे पास आकर अचानक ही बोल पड़ा, प्लीज़ तुम आज मेरे साथ ही होटल के कमरे में ठहर जाओ। मेरा जहन्नुम बस यहीं पर आकर ख़त्म होता है। मैं कसमसाई, फिर आगे बढ़ गई। मेरे मन में अशांति
फैली हुई थी। निर्मल मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसको लेकर मैं अशांत नहीं थी। यह तो मुझे पहले से ही मालूम था कि जो मुझे एक बार देख लेता है वह मुझे एक बार पूरी तरह पाना ज़रूर चाहता है। कली और खिली दोनों ही लड़कियां मेरे सामने फीकी पड़ गई थी। ये सोचते हुए मैं होटल के कमरे में आ गई। मेरे अंदर आते ही निर्मल ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझे अपनी बाहों में समेटने के लिए हाथ लपकाने लगा। मैं पीछे हटती हुई बोली, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं, अभी तो पूरी रात पड़ी है। देखो मेरे शर्ट पैंट फटे पड़े हैं, मैं पहले बाज़ार जाना चाहती हूँ। मेरे पास शर्ट पैंट है ना, वह किस काम आएंगे। ये कहकर उसने ब्रीफकेस खोला और मेरे आगे एक खूबसूरत सा शर्ट पैंट रख दिया। मैं हंस पड़ी, ये मुझ में फिट होगा, ये मेरा थोड़ी ही है, ये तो मैं कली के लिए ले आया था, अब तुम ही इसे पहन लो। निर्मल ये कहते कहते मेरी ओर बढ़ गया। अब तो मना न करो, वह आदत से मजबूर था। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी पत्नी रीमा में क्या खराबी थी कि तुमने उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए पागल होने का ड्रामा करना पड़ा। वह अब बूढ़ी हो गई हैं, सहवास में उसकी रुचि भी नहीं रह गई थी। तुमसे क्या छिपाना, मेरी शुरू से ही आदत रही है नई चीज़ें खाने की, चाहे वो औरत हो या चाहे खाने पहनने की कोई वस्तु। ये कहकर निर्मल हंसने लगा। तुम औरत की तुलना चीज़, पहनावे और खाने पीने के पदार्थों से कर रहे हो। एक जीते जागते इंसान की अहमियत तुम्हारी नज़र में निर्जीव समान की है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तुम जैसे मर्दों ने ही तो विवाह और प्रेम की परिभाषाएं बदल दी हैं, जीवन के गणित को झुठला दिया है। मेरे ये कहते ही वह एक फूहड़ हंसी हंसते हुए चीखा, देखो उपदेश मत दो, क्या ये झूठ है कि औरत एक चीज़ नहीं है, पुरुषों के मनोरंजन का साधन नहीं है। जब तक रीमा मनोरंजन का साधन रही, वैवाहिक जीवन में खींचता रहा, और जब वह एक मोटी, भद्दी और प्रौढ़ महिला बन गई तो मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। तुम क्या किसी चीज़ से कम मूल्यवान हो? कोई भी चीज़ मूल्यवान नहीं होती, क्योंकि उसको मूल्यवान या मूल्यहीन बनाने का काम इंसान के हाथों में होता है। लेकिन एक औरत तो अमूल्य होती है, उसमें प्राण होता है, उसको इंसान पैदा नहीं कर सकता। क्या एक प्राणधारी को तुम एक चीज़ मान सकते हो? तो जाओ इस पलंग से अपनी रातें हसीन करो, मेरी तरफ बार बार क्यों लपक रहे हो? ये कहकर मैं मुस्कुराने लगी। अब बस भी करो, ये कहकर निर्मल ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। देखते ही देखते निर्मल निर्वस्त्र हो गया और अब मुझे भी निर्वस्त्र करने लगा। तभी मुझे अचानक गुस्सा आ गया। मैंने उसके गुप्तांग को हाथ से पकड़कर जोर से मरोड़ दिया। वह फर्श पर गिरकर पहले छटपटाया, फिर बेहोश हो गया। मैंने फटाफट उसके लिए कपड़े पहने और उसकी ओर घृणा से देखते हुए बुदबुदाई, चीज़ तो उसे कहा जाता है जो मारने पर या कुछ कहने पर प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कहती या हमला नहीं करती। और तो कोई चीज़ नहीं है, वह तो प्राणवान है, चोट लगने पर वह भी चोट करती है। फिर उस खूंखार हसीना ने दरवाज़ा खोला और लंबे लंबे टक भरती हुई सीढ़ियाँ उतरती चली गई।